काम से घर लौटते समय जैसे ही मैं अपना स्कूटर चला रहा था और अपने घर के दरवाजे के करीब था, मुझे रोक लिया गया। हैरानी की बात यह है कि जिस इंसान ने मुझे रोका वो मेरी बचपन की दोस्त निकली, जिसे मैंने सालों से नहीं देखा था। मैंने उसे नहीं पहचाना, इसलिए उसके मन में थोड़ी शरारत सूझी और उसने जानबूझकर मुझे चिढ़ाया। सर, आप राइड करते समय हेलमेट क्यों नहीं पहन रहे हैं? उसने पूछा। मैंने पलटकर कहा, इस सड़क पर इतने सारे लोगों ने हेलमेट नहीं पहना है, तो आप सिर्फ मुझे ही क्यों निशाना बना रही हैं? क्योंकि आपकी किस्मत खराब है, उसने जवाब दिया। उसके बगल में ड्यूटी पर मौजूद दूसरी ऑफिसर अपनी हंसी रोकने के चक्कर में लगभग खांसने लगी। वो जोर से हंसना चाहती थी, लेकिन आवाज निकालने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। मैंने ऊपर देखा और एक सधी हुई पेशेवर मुस्कान बिखेरी। मैडम ऑफिसर, मैं बस जुर्माना भर दूंगा, ठीक है? कोई जरूरत नहीं है, उसने कहा। इसे स्कैन करें, अपना नाम और आईडी नंबर रजिस्टर करें। पहली गलती पर बिना जुर्माने के चेतावनी दी जाती है। इसे दोबारा करेंगे तो आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये सुनकर कि मुझे पैसे नहीं देने पड़ेंगे, मेरी झुंझलाहट तुरंत थोड़ी कम हो गई। भगवान का शुक्र है, मैं हमेशा से एक कानून का पालन करने वाला नागरिक रहा था। यह पहली बार था जब मैं रंगे हाथों पकड़ा गया था। मैडम ऑफिसर, क्या आप लोग रात के 9 बजे भी काम से फ्री नहीं होते? मैंने पूछा। सर, अगर आपने अपना हेलमेट ठीक से पहना होता तो आप मुझसे बिल्कुल नहीं टकराते, उसने तुरंत जवाब दिया। उसकी बातों से मेरी बोलती बंद हो गई। मैं मुश्किल से सांस ले पा रहा था। गुस्से में मैंने अपना फोन उसके सामने फेंक दिया। क्या इतना काफी है? ठीक है, आप जा सकते हैं। उसने मेरे गुस्से से भरे चेहरे को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। जैसे ही मैं बाइक पर अपना पैर घुमाने वाला था, उसने पुकारा, 1 मिनट रुकिए। अब और क्या है? मैंने पूछा। अपना हेलमेट पहन लीजिए। उसने मेरी बाइक की टोकरी में रखे हेलमेट की ओर इशारा करते हुए एक मददगार चेतावनी दी, वरना जैसे ही आप कोना मुड़ेंगे, मेरे सहकर्मी आपको फिर से रोक लेंगे। मैं वास्तव में इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं, मैडम ऑफिसर। मैंने बड़बड़ाते हुए टोकरी से हेलमेट उठाया और बेतरतीब ढंग से उसे अपने सिर पर रख लिया। सर, आपको एक और बात याद दिलानी है, उसने अपनी बात जारी रखी। आज रात पहले ही एक अजीब मरीज से निपटने के बाद मैं गुस्से में था, और अब ये जहरीली जुबान वाली ट्रैफिक पुलिस मुझे लेक्चर दे रही थी। लेकिन चूंकि मैं ही पहले नियम तोड़ रहा था, इसलिए मैं गुस्से में तो था, लेकिन कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर सका और चुपचाप उसका लेक्चर सुनने के लिए मजबूर था। बेहतर होगा कि राइड करते समय ईयरफोन न पहने। यदि आपने उन ईयरफोन की वजह से मेरे सहकर्मी को पहले आपको बुलाते हुए नहीं सुना होता, तो आपको एक अधिकारी के आदेशों की अवहेलना करने का अतिरिक्त आरोप लग सकता था। मैंने हार मान ली। मैंने पूरी तरह से सरेंडर कर दिया। अपने लगभग 30 साल के जीवन में यह पहली बार था जब मेरा सामना इतनी कष्टप्रद ट्रैफिक पुलिस से हुआ था। मैंने अपने ईयरफोन निकाले, उन्हें अपने बैग में ठूंसा, जोर से थ्रॉटल घुमाया और वहां से तेजी से निकल गया। मेरे पीछे उसने मेरी दूर जाती हुई आकृति को देखा और उसके लाल होठों पर एक मुस्कान तैर गई। कैप्टन, हमें अभी एक कॉल आई है। योंगकोंग रोड पर एक कार एक्सीडेंट हुआ है। एक सहकर्मी ने उसे सूचित किया। समझ गई, चलो चलते हैं, उसने जवाब दिया। जब मैं घर पहुंचा तो मेरे माता पिता अभी भी जाग रहे थे। जैसे ही मैं दरवाजे पर खड़े होकर अपने जूते बदल रहा था, मेरे पिताजी ने मेरी ओर देखा और कहा, जूलियन वापस आ गया है। मैं आ गया, मैंने जवाब दिया। आज तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों लग रहा है? क्या अस्पताल में बहुत काम था? तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए कुछ खाने को बनाए? मेरी माँ ने पूछा। मैं ठीक हूं, मैंने कहा। अभी भी उस राक्षसी ट्रैफिक पुलिस के बारे में सोचकर मेरा मूड पूरी तरह से खराब था। वापस आते समय मैं बस एक बहुत बड़े बेवकूफ से टकरा गया। मेरे माता पिता पूरी तरह से हैरान दिखे। अभी अपने कमरे में मत जाओ, बैठो, तुम्हारी माँ और मुझे तुम्हें कुछ बताना है, मेरे पिताजी ने निर्देश दिया। क्या बात है माँ? पिताजी, मैंने पूछा। थोड़ा फल खा लो, हम खाते खाते बात कर सकते हैं, मेरी माँ ने सुझाव दिया। क्या तुम्हें मेरे बचपन के पुराने क्लासमेट अंकल आर्थर का परिवार याद है? मेरे पिताजी ने शुरुआत की। आपका मतलब लिटिल डम्पलिंग के परिवार से है, जो बचपन में पुरानी एस्टेट में मेरे साथ खेलती थी? मैंने पूछा। क्या लिटिल डम्पलिंग? तुम लोगों को निकनेम भी देते थे? मेरे पिताजी ने प्यार से डांटा। पिताजी, क्या आपको नहीं लगता था कि वो गोरी और गोल मटोल थी, बिल्कुल एक छोटी डम्पलिंग की तरह? वो अब काफी इंप्रेसिव है। मैंने अविश्वास से भरे चेहरे के साथ मजाक उड़ाया। मेरी यादों में वो अभी भी पुरानी एस्टेट के दिनों में अटकी हुई थी। वो गोल मटोल लड़की जो नए साल की पेंटिंग वाली गुड़िया की तरह दिखती थी, हमेशा मेरे पीछे पीछे चलती थी और मुझे भाई बुलाती थी। बाद में जब पुरानी एस्टेट को तोड़ा गया और हमें दूसरी जगह बसाया गया, तो हमारे दोनों परिवार अलग हो गए। हालांकि हमारे माता पिता अभी भी संपर्क में थे। मेरे पास उस समय फोन नहीं था और अपनी पढ़ाई में बहुत व्यस्त होने के कारण मेरा उससे संपर्क धीरे धीरे टूट गया। सालों गिने तो हमें एक दूसरे को देखे हुए 1 दशक से ज्यादा हो गया था। मैं बहुत पहले ही भूल चुका था कि वो अब कैसी दिखती है। जूलियन, वह अब अविश्वसनीय रूप से खूबसूरत है, मेरी माँ बीच में बोली। जरा सोचो, उसकी माँ एक मॉडल है। अभी मुझे खूबसूरत महिलाओं में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। हालांकि मैंने तेजी से एक महत्वपूर्ण जानकारी पकड़ी। पिताजी, क्या आप ये कह रहे हैं कि लिटिल डम्पलिंग एक ट्रैफिक कॉप है? मैंने पूछा। हाँ, मेरे पिताजी ने पुष्टि की। उसका स्वभाव तुम्हारे जैसा ही जिद्दी है, अपने तरीके पर अड़ी रहने वाली। उसने अपने परिवार की दौलत और शानो शौकत को छोड़कर उस तरह का कड़वा, थका देने वाला काम करने की जिद पकड़ ली। मैं नहीं चाहता था कि मेरे पिताजी मेरी नौकरी के बारे में किचकिच करें।
इसलिए मैंने जल्दी से विषय बदल दिया। तो माँ, पिताजी, क्या आप लोग कुछ दिनों में उनके परिवार के साथ डिनर करने वाले हैं? मैंने पूछा। कुछ दिनों में नहीं? क्या तुम्हारी कल दिन की शिफ्ट नहीं है? काम के बाद सीधे रेस्टोरेंट आ जाना, मेरे पिताजी ने कहा। अंकल आर्थर का अभी शहर के बाहर से वापस यहाँ तबादला हुआ है और वे यहीं बसने की योजना बना रहे हैं। इसीलिए हमने सोचा कि हमारे दोनों परिवारों को एक साथ मिलना चाहिए। मुझे सच में कोई आपत्ति नहीं थी, बस थोड़ी सी उत्सुकता थी कि वो अब कैसी बन गई है। मेरे माता पिता के बात करने के तरीके से लग रहा था कि वे उसकी बहुत तारीफ कर रहे हैं। तो मैं कल जल्दी काम से निकलने की कोशिश करूंगा, मैंने खड़े होते हुए कहा। माँ, पिताजी, मैं आज बहुत थका हुआ हूँ, मैं सोने जा रहा हूँ। जाओ जाओ, अच्छे से आराम करो, उन्होंने जवाब दिया। अगले दिन काम से पहले मैं अपनी प्यारी कार लेने के लिए डीलरशिप पर गया। एक प्रारंभिक रखरखाव जांच के बाद मेरी ऑडी फिर से बिल्कुल नई लग रही थी। कार का स्टीरियो सुनते हुए मैं खुशी खुशी अस्पताल की ओर ड्राइव करने लगा। मुझे अब कभी शेयर्ड बाइक की सवारी नहीं करनी पड़ेगी और मैं निश्चित रूप से फिर कभी ट्रैफिक पुलिस के हाथों नहीं पकड़ा जाऊंगा। बस एक शब्द, रिफ्रेशिंग। मैंने चुपके से खुद से कसम खाई कि अब से मैं सभी ट्रैफिक नियमों का सख्ती से पालन करूंगा और अपनी कार की अच्छी देखभाल करूंगा। पार्किंग करते समय मैं प्यार से अपनी कीमती कार के दरवाजे के सहारे झुक गया। संयोग से इस पूरे दृश्य को उसी महिला अधिकारी ने देखा जो एक नशे में धुत ड्राइवर को जांच के लिए अस्पताल ले जा रही थी। वो जल्दी में थी और उसने पहले मुझ पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन मेरी छोटी नीली कार काली गाड़ियों के समुद्र में बहुत ज्यादा स्पष्ट दिख रही थी। पॉलिश की हुई सतह से परावर्तित होती सूरज की रोशनी ने उसे देखने पर मजबूर कर दिया। मैंने कार को लॉक किया, एक धुन गुनगुनाई और आराम से अस्पताल में चला गया। वो धीरे से हंसी। टोबियास ने उत्सुकता से चारों ओर देखते हुए पूछा, तुम क्या देख रही हो? कुछ नहीं, चलो जल्दी करते हैं, समय कीमती है, उसने जवाब दिया। समझ गया। टोबियास तुरंत सहमत हो गया। उसने मुझे आखिरी बार देखा। वहां डिपार्टमेंट के साइन बोर्ड पर चमकीले अक्षरों में 4 बड़े शब्द लिखे थे, इमरजेंसी सर्जिकल डिपार्टमेंट। उसे यह उम्मीद नहीं थी कि जूलियन वास्तव में अब एक इमरजेंसी रूम डॉक्टर बन गया था। कैप्टन, आज आपकी आंखें हर जगह भटक रही हैं। आप क्या देख रही हैं? टोबियास उसके बगल में बड़बड़ाया। काम के घंटों के दौरान चुप रहो, उसने आदेश दिया। वे दोनों अपराधी के साथ जांच के दौरान मौजूद रहे और डायग्नोस्टिक रिपोर्ट जल्द ही तैयार हो गई। उसने कागजी कार्रवाई पर मुहर लगाई, दस्तावेज अपने सहयोगियों को सौंपे और सब कुछ हो जाने के बाद ट्रैफिक पुलिस के लिए करने के लिए कुछ नहीं बचा था। वो एलिवेटर लिफ्ट में घुस गई। लिफ्ट के बाहर मैं अपना सफेद कोट पहने हुए और बांझ आपूर्ति स्टेराइल सप्लाईज का ढेर उठाए हुए दौड़ता हुआ आया। धन्यवाद, मैंने हाँफते हुए कहा, लिफ्ट में घुसते हुए और अपनी सांस पकड़ने के लिए दीवार के सहारे झुकते हुए। मैंने ये देखने के लिए ऊपर देखा कि किस दयालु आत्मा ने मेरे लिए दरवाजा खुला रखा था। ये वो क्यों थी? कॉमरेड ट्रैफिक कॉप, क्या आप भी यहाँ डॉक्टर को दिखाने आई हैं? मैंने पूछा। उसकी नजर धीरे धीरे मेरे चेहरे से हटकर नीचे जाते हुए फ्लोर नंबर्स पर चली गई। क्या तुमने कभी किसी को पुलिस की वर्दी में डॉक्टर को दिखाने आते देखा है? उसने जवाब दिया। कभी नहीं देखा, कभी नहीं देखा, मैंने कहा। इससे पहले कि मैं आगे कहता, ओह, मुझे पता है, अपराधियों को पकड़ते समय आप जरूर घायल हो गई होंगी और आपको कपड़े बदलने का समय नहीं मिला होगा। मैं एक ट्रैफिक कॉप हूं, कोई क्रिमिनल डिटेक्टिव नहीं, उसने बेरुखी से कहा। मुझे तुरंत एहसास हुआ कि मेरी बातें कितनी बेवकूफाना लग रही थीं और मैं चाहता था कि मैं उसी जगह गायब हो जाऊं। मैं इस पाखंडी ट्रैफिक कॉप से बात ही क्यों कर रहा था? क्या मेरा सिर किसी दरवाजे से कुचल गया था? माफ करना, आज सुबह बहुत जल्दी उठ गया, मेरा दिमाग कुछ ठीक से काम नहीं कर रहा है, मैं बड़बड़ाया। कोई बात नहीं, मेरे काम को गलत समझना ठीक है, बस अपने मरीजों का गलत डायग्नोज मत करना, उसने सहजता से जवाब दिया। मेरी पेशेवर क्षमता पर सवाल उठाने की उसकी हिम्मत कैसे हुई? लेकिन इससे पहले कि मैं पलटकर कुछ कहता, लिफ्ट की घंटी बजी। हम पहली मंजिल पर पहुंच चुके थे। मुझे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया। जब वो दूर जा रही थी तो मैंने उसे अस्पष्ट रूप से यह कहते सुना, कार काफी अच्छी है, सुनिश्चित करना कि ट्रैफिक नियमों का पालन करो। उसका क्या मतलब था? उसने आज सुबह मुझे देखा था? वो ताना मार रही थी। मैं वहीं खड़ा रह गया, उसकी दूर जाती हुई पीठ को घूरता हुआ और दांत पीसता हुआ। तो क्या हुआ अगर तुम एक ट्रैफिक कॉप हो? मैं कानून का पालन करने वाला नागरिक हूं, ठीक है? तुमने मुझे एक बार पकड़ लिया, मुझे नहीं लगता कि तुम मुझे दूसरी बार पकड़ सकती हो। बस तुम इंतजार करो और देखो, मैं तुम्हें याद रखूंगा। अगर एक दिन तुम ड्यूटी पर हुई और हमारे इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आ गई तो मैं निश्चित रूप से तुम्हारा गर्मजोशी से स्वागत करूंगा। अस्पताल से निकलने के बाद वो टोबियास के साथ पुलिस स्टेशन वापस चली गई। टोबियास ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ कहने के लिए बेताब हो। अगर तुम्हें कुछ कहना है तो कहो, उसने मांग की। टोबियास चौंक गया और सीधा बैठ गया। रिपोर्टिंग, कैप्टन। क्या उस डॉक्टर के साथ आपका कोई चक्कर है? कौन सा? उसने पूछा। वही जिसे आपने कल पकड़ा था। क्या वो लिफ्ट में मिला वही डॉक्टर नहीं है? बिल्कुल वही इंसान। एक अधिकारी के रूप में मेरे सालों के तेज ऑब्जर्वेशन के साथ मैं निश्चित रूप से गलत नहीं हो सकता। साथ ही वो हैंडसम है। मैंने इतना हैंडसम डॉक्टर कभी नहीं देखा। वो मेरा बचपन का दोस्त है, उसने शांति से कहा। क्या आप मुझे 3 साल के बच्चे की तरह ट्रीट कर रही हैं? यह स्पष्ट है कि उसने आपको नहीं पहचाना।
मुझे बताइए, क्या आपको पहली नज़र में प्यार हो गया और आपके मन में कोई गुप्त इरादे हैं? लाल बत्ती पर पहुंचते हुए उसने जोर से ब्रेक मारा और टोबियास को मौत की घूर कर देखा। डरा हुआ टोबियास तुरंत खिड़की के पास सिकुड़ गया। हम कई सालों से एक दूसरे से नहीं मिले हैं। क्या यह पूरी तरह से सामान्य नहीं है कि उसने मुझे नहीं पहचाना? उसने पलट कर कहा। तो आपने उसे कैसे पहचान लिया? कैप्टन, आपके इरादे नेक नहीं हैं। उसने मजाक उड़ाया। तुम छोटे शैतान, तुम बहुत कुछ जानते हो, है ना? अब मेरा विश्लेषण करना शुरू कर रहे हो। मेरी हिम्मत नहीं है, मेरी हिम्मत नहीं है। यदि आप नहीं बताना चाहती तो भूल जाइए। मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। छिपाने के लिए कुछ नहीं है, उसने कहा। उसके चेहरे पर अचानक थोड़ी शर्म आ गई। मुझे वो पसंद है। कैप्टन, इतना बड़ा राज जानने के बाद आप मुझे चुप तो नहीं करा देंगी? अगर मुझे पता होता कि ये इतना विस्फोटक है तो मैं पूछने से पहले खुद को मानसिक रूप से तैयार कर लेता। क्या तुम्हारे दिल में मेरी यही छवि है? उसने रूखेपन से पूछा। नहीं नहीं नहीं, आप बिल्कुल हमारी ट्रैफिक पुलिस स्क्वाड का रोल मॉडल हैं। ठीक है, बहुत सवाल हो गए। वापस स्टेशन जाओ और कड़ी मेहनत करो, उसने आदेश दिया। मैं मिशन पूरा करने की गारंटी देता हूं, टोबियास ने वादा किया। शाम को काम से छूटने के बाद उस विशिष्ट ट्रैफिक पुलिस के प्रति नाराजगी मन में लिए मैं रेस्टोरेंट के लिए जल्दी निकल गया। प्रतिष्ठान में प्रवेश करते हुए एक वेटर ने मुझे प्राइवेट कमरों की ओर निर्देशित किया। हालांकि थोड़ी ही दूर पर एक परिचित आकृति मेरी आंखों के सामने से गुजरी। मैंने अपनी आंखें मली, ये सोचकर कि मैंने गलत देखा है। वो महिला बिल्कुल उसी ट्रैफिक कॉप की तरह क्यों दिख रही थी? मैं सच में हैरान था। पिछले 2 दिनों से मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों चल रही थी? मैं जहां भी जाता वो मुझे हर जगह क्यों मिल रही थी? इससे भी बुरी बात यह है कि मैंने अपनी आंखों से देखा कि वो सीधे प्राइवेट रूम 208 में गई। मेरे कदम तुरंत जम गए। सर, क्या बात है? वेटर ने पूछा। मैंने अनजाने में जोर से थूक निकला। क्या आप लोगों के पास यहाँ सिर्फ एक ही रूम 208 है? बिल्कुल, हम यहाँ चीजों को जोन ए या जोन बी में अलग नहीं करते हैं, बस यही एक है। मैं पूरी तरह से अवाक रह गया। कमरे के दरवाजे पर खड़े होकर मैं खुद को दिलासा देता रहा। शायद मैंने गलत देखा था। शायद वो अंकल आर्थर के परिवार की कोई रिश्तेदार थी। मैं दरवाजे पर खड़ा होकर अंदर बैठे 5 लोगों को देख रहा था। मेरे माता पिता और अंकल आर्थर के जोड़े के अलावा वो युवा महिला भी थी। अंकल, आंटी, मुझे माफ करना, मुझे देर हो गई। मैंने उसे जानबूझकर नमस्ते कहने से बचते हुए अभिवादन किया। बिल्कुल देर नहीं हुई, आओ बैठो, अंकल आर्थर ने कहा। हम जानते हैं कि तुम दोनों काम में व्यस्त हो। भोजन के लिए एक साथ मिलना आसान नहीं है। मैंने कमरे में नजर दौड़ाई और देखा कि केवल एक खाली सीट ठीक उसके बगल में थी। मेरे पास कड़वा घूंट पीकर उसके बगल में बैठने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मेरी माँ ने मुस्कुराते हुए उसका परिचय कराया। जूलियन, ये एलारा है। क्या तुम इसे पहचान नहीं पा रहे हो? अंकल आर्थर ने हंसते हुए बीच में कहा। जैसे जैसे लड़कियां बड़ी होती हैं वे बहुत बदल जाती हैं। वो अब बिल्कुल अलग दिखती है, लेकिन जूलियन बचपन से लेकर बड़े होने तक वैसा ही ऊर्जावान है। मैंने इसका एक शब्द भी नहीं सुना। मैंने सिर्फ एक महत्वपूर्ण जानकारी पकड़ी। मेरे सामने बैठी महिला जियांग परिवार की बेटी एलारा थी, मेरी बचपन की दोस्त जिससे जूनियर हाई स्कूल के बाद संपर्क टूट गया था। मैंने एक गहरी सांस ली। क्या तुम लिटिल डम्पलिंग हो? मैंने पूछा। एलारा ने आखिरकार मेरी तरफ देखा। उसके होठों पर एक हल्की, लगभग न के बराबर मुस्कान थी। बहुत समय बाद मिले, जूलियन। मेरा दिल बैठ गया। मैं खाली नजरों से उसके चेहरे को घूरता रहा। यह बिल्कुल उस रात जैसा ही था, अभी भी उतना ही खूबसूरत, सिवाय इसके कि ड्रेस पहनने से वो बहुत अधिक कोमल और सुरुचिपूर्ण लग रही थी। उनका काफी बदल गई है से क्या मतलब था? ये ऐसा था जैसे उस अतीत की गोल मटोल छोटी लड़की को पूरी तरह से किसी और ने बदल दिया हो। अगर उसने कुछ नहीं कहा होता तो मैं कभी इस इंसान को एलारा के रूप में नहीं पहचान पाता, चाहे आप मुझे पीट पीट कर मार ही क्यों न डालते। मेरी माँ ने हंसते हुए चिढ़ाया। जूलियन एक बेवकूफ की तरह क्यों घूर रहा है? माँ ने तुमसे झूठ नहीं बोला था ना? एलारा बड़ी होकर और भी खूबसूरत हो गई है। मुझे अंदर से बहुत अजीब लग रहा था। जब बड़े बुजुर्ग शराब डाल रहे थे और शिष्टाचार का आदान प्रदान कर रहे थे, मैं थोड़ा झुका। क्या तुम सच में लिटिल डम्पलिंग हो? गारंटीड असली, उसने जवाब दिया। उस दिन सड़क पर जब तुमने मुझे रोका था, तुमने मुझे तुरंत पहचान लिया था। मैंने आरोप लगाया। मुझे हमेशा से पता था कि वो तुम हो, उसने स्वीकार किया। तो तुमने ये जानबूझकर किया। तुमने ये भी कहा कि मेरी किस्मत खराब है और तुमने मेरे ड्राइविंग स्किल्स का व्यंग्यात्मक मजाक उड़ाया। तुम बहुत ज्यादा कर रही हो। मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं। जब हम बच्चे थे तब तुमने कभी मेरे साथ ऐसा बर्ताव करने की हिम्मत नहीं की। बड़ा भाई? जूलियन, तुम मुझसे बस कुछ ही मिनट बड़े हो। कुछ मिनट भी बड़ा ही होता है। चलो अभी मुझे भैया बुलाओ। मुझे आखिरकार कुछ ऐसा मिल गया था जिसे मैं उस पर रौब झाड़ने के लिए इस्तेमाल कर सकता था। एलारा ने मुझे एक गिलास जूस डालकर दिया। थोड़ा पीच जूस पियो और अपना मुंह बंद रखो। ये लिटिल डम्पलिंग अब बचपन की तरह बिल्कुल भी क्यूट नहीं रही। मुझे क्या करना चाहिए? मैं सच में उसके गाल खींचना चाहता था। हम दोनों को फुसफुसाते और चुपचाप बातें करते देखकर मेरे पिताजी ने पूछा, तुम दोनों इतनी खुशी से किस बारे में बात कर रहे हो? हमें भी बताओ। पिताजी, मैं बस जूलियन से हमारे बचपन की बातों के बारे में बात कर रही थी, एलारा ने सहजता से जवाब दिया। उस समय कंपाउंड में एलारा और जूलियन सबसे ज्यादा साथ खेलते थे। हर कोई कहता था कि तुम दोनों का स्वभाव सबसे ज्यादा मेल खाता था। जूलियन शरारती था और जबकि एलारा का स्वभाव कोमल था, वो अकेली थी जो उसे नियंत्रण में रख सकती थी। ये लड़की बचपन में बहुत प्यारी थी, अब ये उतनी प्यारी नहीं रही।
मैं बड़बड़ाया। एलारा ने मुझे नखरे से घूर कर देखा। तुम इससे इनकार नहीं कर सकते, मेरे पिताजी ने आगे कहा। जब पुरानी एस्टेट तोड़ी गई और हमने एक साथ रहना बंद कर दिया तो एलारा अक्सर जूलियन की याद आने की बातें करती थी। क्या ये सच नहीं है बेटा? एलारा ने स्वाभाविक रूप से सिर हिलाया। हाँ, जब हम छोटे थे तो जूलियन भैया हमेशा मेरी रक्षा करते थे। इसे भूलना असंभव है। मैं किनारे पर अपना पीच जूस पी रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने उसे मुझे जूलियन भैया कहते सुना, मेरा गला रुंध गया और मैंने जूस वापस कप में ही थूक दिया। क्या हुआ? गले में अटक गया क्या? बड़े होने के बाद भी तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो? मेरी माँ ने प्यार से डांटा। हमारी नोकझोंक सुनकर मेज पर बैठे सभी लोग हंस पड़े। जल्द ही खाना परोसा गया। मैंने मेज के पार देखा और पाया कि वे सभी मेरे पसंदीदा व्यंजन थे। आओ आओ, चलो खाते हैं। मेजबान के रूप में अंकल आर्थर ने उत्साहपूर्वक सभी का अभिवादन किया। जूलियन, इसे चखो। तुम्हारे अंकल को याद है कि बचपन में तुम्हें ये व्यंजन बहुत पसंद थे। धन्यवाद अंकल। मैंने गोल्डन थ्रेड श्रिम्प का एक टुकड़ा उठाया और उसे ध्यान से चखा। खाना ऑर्डर करने में अंकल आर्थर की पसंद शानदार थी। ये सचमुच स्वादिष्ट था। अगर तुम्हें यह पसंद है तो और खाओ। अंकल आर्थर ने मुझे और भी ज्यादा प्यार से देखते हुए कहा। एलारा, तुम भी खाओ। जब माता पिता किनारे पर खुशी खुशी गपशप कर रहे थे, मैंने एलारा के साथ बातें करने की तैयारी की। लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ कह पाता, वो पहले बोल पड़ी। तुम डॉक्टर क्यों बने? जब हम बचपन में क्लास में थे तो तुमने कहा था कि तुम्हारा सपना एक सेलिब्रिटी बनना है। क्या मैंने कभी ऐसा कहा था? मैंने पलट कर कहा। उस समय तुम एक स्टार बनना चाहते थे, इसलिए जब हमने एक नाटक किया तो तुमने राजकुमार का रोल करने की जिद की, और अगर इतना काफी नहीं था तो तुमने मुझे राजकुमारी का रोल करने के लिए मजबूर किया। मैंने एक सूखी हंसी हंसी। चलो उस डार्क हिस्ट्री को न लाएं, ठीक है? वो सिर्फ बचकानी बकवास थी। मैं अब एक डॉक्टर हूं जो लोगों की जान बचाता है। मेरी ओर हीन भावना से देखने की हिम्मत मत करना। मुझे पता है तुम्हारी स्किल्स में निश्चित रूप से कोई कमी नहीं है। आखिरकार इमरजेंसी डिपार्टमेंट अनुकूलन क्षमता का बहुत परीक्षण करता है। जूलियन भैया भी बहुत उत्कृष्ट हैं। उसके सिर्फ एक वाक्य ने मेरे दिमाग को पूरी तरह से शॉर्ट सर्किट कर दिया। मेरा दिल पहले ही खुशी से खिल उठा था, लेकिन मेरा चेहरा पूरी तरह शांत रहा। यह अच्छा है, वरना अगर तुम भविष्य में कभी इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आई तो संभल कर रहना। हो सकता है मैं अपना व्यक्तिगत बदला ले लूं। मुझे विश्वास है कि तुम ऐसा नहीं करोगे, उसने धीरे से जवाब दिया। मैंने गौर किया कि एक दौर का खाना खाने के बाद भी मुझे ब्रेज्ड पोर्क रिब्स, भुनी हुई सुअर की पसलियां सबसे ज्यादा पसंद थीं। मेरे सामने प्लेट को देखते हुए मांस का एक टुकड़ा अचानक कहीं से आ गया। क्या मांस के इस टुकड़े में मेरे लिए जहर मिला हुआ है? मैंने मजाक किया। एलारा का छोटा चेहरा तुरंत गुस्से से फूल गया। हाँ, इसमें जहर है। इसके बाद उसने बिना किसी भाव के मांस का एक टुकड़ा अपने मुंह में डाल लिया। मैं मजे से खा रहा था कि तभी मैंने अचानक उसकी माँ को मेरा नाम पुकारते हुए सुना। जूलियन, तुम्हारी अभी तक कोई गर्लफ्रेंड नहीं है ना? नहीं आंटी, मैं काम में व्यस्त रहता हूँ, इसलिए मैंने अभी तक डेटिंग के बारे में नहीं सोचा है, मैंने जवाब दिया। मैं समझ सकती हूँ, आजकल के युवा अपने करियर को प्राथमिकता देते हैं। हमारी एलारा भी वैसी ही है। उसने कभी डेट भी नहीं किया है। उसकी माँ ने साझा किया। कभी डेट नहीं किया? मैं एक पल के लिए जम गया। सच में? उसके पारिवारिक पृष्ठभूमि, उसकी सुंदरता और उसकी नौकरी के साथ? मैं खुद को एलारा का दोबारा मूल्यांकन करने से नहीं रोक पाया। लिटिल डम्पलिंग सच में एक बहुत बड़ी डम्पलिंग बन गई थी। ओह रुको, डम्पलिंग शब्द अब उसके लायक नहीं था। उसकी वर्तमान सुंदरता का वर्णन भोजन के साथ नहीं किया जा सकता था। ये दोनों बच्चे इतने सालों से एक दूसरे से नहीं मिले हैं, फिर भी इनकी आपस में इतनी अच्छी बनती है, मेरी माँ ने कहा। बिल्कुल। जूलियन को किस तरह की लड़कियां पसंद हैं? अंकल आर्थर ने पूछा। मैंने मन ही मन सोचा। मैंने कभी इस सवाल पर गंभीरता से विचार नहीं किया था। जब तक वो एक अच्छी इंसान है तब तक सब ठीक रहेगा। लेकिन अंदर ही अंदर मेरी ये कहने की हिम्मत नहीं हुई कि मुझे अच्छी फिगर, खूबसूरत चेहरे और मीठी आवाज वाली महिलाएं पसंद हैं। मुझे डर था कि वे मुझे कोई ठरकी समझ लेंगे। हमारी एलारा उस पर काफी खरी उतरती है। अंकल आर्थर ने गर्व से घोषणा की। उसके ज्यादा न मुस्कुराने से धोखा मत खाना। वो बस अलग थलग रहने का दिखावा करती है। वास्तव में वो बहुत गर्मजोशी से भरी इंसान है। एलारा ने मेरी मजाकिया मुस्कान की ओर देखा और बेबसी से आह भरी। पिताजी, ओल्ड ही, ईमानदारी से कहूं तो? अंकल आर्थर ने मेरे पिताजी की ओर मुड़ते हुए बात जारी रखी। अगर इन दोनों बच्चों की शादी हो सके तो हमारा परिवार जूलियन को बिल्कुल रॉयल्टी की तरह रखेगा। अगर वो आसमान से चांद भी मांगेगा तो हम बूढ़े लोग हिचकिचाएंगे भी नहीं। शादी ऐसी चीज नहीं है जो मैं तय कर सकूं, मेरे पिताजी ने जवाब दिया। ये बच्चों की इच्छा पर निर्भर करता है। क्या आपको लगता है कि मैं नहीं चाहता कि एलारा हमारे परिवार में शादी करके आए? जैसे ही ये शब्द गिरे, 4 जोड़ी आंखें एक साथ एलारा और मुझे देखने के लिए घूमी। मैं अवाक था। क्या हो रहा था? अचानक ये मुझे और एलारा को सेट करने में कैसे बदल गया? और मेरे माता पिता वास्तव में एलारा से बहुत संतुष्ट दिख रहे थे। ये क्या हो रहा था? क्या वे मुझसे एक फ्लैश मैरिज, झटपट शादी की उम्मीद कर रहे थे? ये कोई पारिवारिक डिनर नहीं था, ये एक सेटअप था। पिताजी, माँ, आप लोग किस बारे में बात कर रहे हैं? मैंने विरोध किया। मुझे देखो, मैं बहुत उतावला हो रहा हूं। मेरे पिताजी हंसे। जूलियन, कृपया इसे दिल पर मत लेना। तुम और एलारा जो चाहो कर सकते हो। अगर तुम्हें कोई पसंद नहीं है तो अपने आसपास के लोगों पर विचार करो।
शादी के जरिए हमारे दो परिवारों के और करीब आने का मतलब है कि हम एक दूसरे से और भी अक्सर मिल सकते हैं। आपसी शर्मिंदगी से बचने के लिए मैंने अपना रुख स्पष्ट करने की पहल की। मैं लिटिल डू एलारा से और अधिक बार मिलने का ध्यान रखूंगा। मुझे विरोध में न देखकर सभी ने राहत की सांस ली। खाना जल्दी खत्म हो गया। हम 6 लोगों में से केवल मैंने ही गाड़ी चलाई थी और कोई शराब नहीं पी थी। जूलियन, एलारा को घर छोड़ दो, उसने आज रात काफी पी है। मुझे चिंता है कि उसके लिए अकेले चलना सुरक्षित नहीं होगा। मेरे पिताजी ने मुझे आंख मारते हुए कहा। मैंने संघर्ष करना छोड़ दिया। अंकल, आंटी, क्या आप एलारा के साथ रहते हैं? मुझे आप सभी को वापस छोड़ने दीजिए। हम उसके साथ नहीं रहते, अंकल आर्थर ने कहा। उसने हाल ही में शहर के केंद्र में एक घर खरीदा है, एक सुंदर दृश्य वाली हाई राइज इमारत। बस उसे घर छोड़ दो। तुम्हारी आंटी और मैं टहलने जाना चाहते हैं। आज रात मौसम ठंडा है। इन सब के दौरान एलारा चुपचाप मेरे बगल में खड़ी थी। चलो गाड़ी में बैठो, मैंने उससे कहा। क्या मैं पैसेंजर सीट पर बैठ सकती हूँ? उसने पूछा। तुम क्यों नहीं बैठ सकती? मेरी पैसेंजर सीट किसी गर्लफ्रेंड के लिए रिजर्व नहीं है, मैंने जवाब दिया। वो अंदर बैठ गई। क्या इसका मतलब यह है कि अगर मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन जाऊं तो मैं यहां अधिक शांति से बैठ सकती हूं? मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस ड्राइवर की सीट पर बैठने से पहले उसे एक गहरी नजर से देखा। न जाने क्यों एक ट्रैफिक कॉप का मेरे बगल में बैठना अचानक मुझे अपना ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट दोबारा देने जैसी घबराहट दे रहा था। क्या तुम अपना प्रैक्टिकल ड्राइविंग टेस्ट दे रहे हो? इतने सख्त, उसने मजाक उड़ाया। मुझे कम मत समझो, मैंने अपने सभी ड्राइविंग टेस्ट पहली बार में ही पास कर लिए थे। मैंने अपना बचाव किया। क्या ऐसा है? तो फिर तुमने दायां इंडिकेटर क्यों चालू किया जब तुम स्पष्ट रूप से बाईं ओर मुड़ रहे हो? हे भगवान, मैं हमेशा उसके सामने खुद को शर्मिंदा क्यों करता हूं? मेरा हाथ फिसल गया और गलत बटन दब गया। मैं बड़बड़ाया। तुम कहाँ रहती हो? जिनशांग कोर्टयार्ड, नदी के ठीक पार वाला। ठीक है, समझ गया। कार में फिर सन्नाटा छा गया। हालांकि मैंने अपना ध्यान आगे की सड़क पर केंद्रित करने की पूरी कोशिश की, लेकिन मुझे लगातार उसकी हल्की परफ्यूम की खुशबू के साथ शराब की गंध महसूस हो रही थी। मैं उसे छिप छिप कर देखने से खुद को रोक नहीं पाया। माहौल को हल्का करने के लिए मैंने संगीत चालू कर दिया। एलारा थोड़ी थकी हुई लग रही थी, सीट में गहरी धंसी हुई थी। एक कोमल मनमोहक धुन बज रही थी। तभी मैंने उसे अपने कान के ठीक पास धीरे से गुनगुनाते हुए सुना। मेरी पुतलियां 1 सेकंड के लिए फैल गईं। उसकी आवाज़ पहले से ही अच्छी थी और उसके थोड़े नशे की हालत में उसमें एक अवर्णनीय आकर्षण था। कार के स्टीरियो के साथ मिलकर इसने मेरे दिल की धड़कनों को बेकाबू कर दिया। मेरी उंगलियां कस गईं, स्टीयरिंग व्हील को मजबूती से पकड़ते हुए। जूलियन, ओह जूलियन, तुम्हें इतनी जल्दी गिरने की जरूरत नहीं है ना? तुम सच में सुंदरता से पूरी तरह प्रभावित हो जाते हो। एक और लाल बत्ती पर एलारा ने देखा कि मैं जोर से अपना सिर हिला रहा था और अपने ही चेहरे पर थप्पड़ मार रहा था। वो हंसने से खुद को रोक नहीं पाई। उसकी हंसी सुनकर मैं तुरंत हाई अलर्ट पर सीधा बैठ गया। तुम किस बात पर हंस रही हो? कुछ नहीं, बस अचानक कुछ मजाकिया याद आ गया। मैंने राहत की सांस ली, जब तक वो मुझ पर नहीं हंस रही थी। थोड़ी ही देर बाद कार उसके आवासीय परिसर में दाखिल हुई। दाएं मुड़ें, 5वीं इमारत, पूरी तरह से अंदर, उसने निर्देश दिया। उसके निर्देशों का पालन करते हुए मैंने आखिरकार इस बार टर्न सिग्नल्स में कोई गड़बड़ नहीं की और आसानी से उसकी इमारत के प्रवेश द्वार के नीचे कार पार्क कर दी। अचानक बज रहा गाना अब उतना अच्छा नहीं लग रहा था। क्या इसलिए कि इसमें एलारा की आवाज का तालमेल नहीं था? नहीं नहीं नहीं, एलारा एक छोटी बहन थी, लिटिल डम्पलिंग। मुझे कुछ भी कोशिश नहीं करनी चाहिए। मैं तुम्हें यहीं छोड़ दूंगा। मान लो कि मेरा मिशन पूरा हो गया। ऑफिसर एलारा को सुरक्षित घर पहुंचा दिया। मैंने घोषणा की। एलारा मुझे देखने के लिए थोड़ा मुड़ी, काफी देर तक चुप रही। बाहर निकलने का कोई इरादा नहीं दिखा रही थी। मैंने भ्रम में पलकें झपकाईं। क्या हुआ? तुम घर पर हो? क्या तुम बाहर नहीं निकलोगी? जूलियन, क्या बात है? यह सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है। मेरे सिक्स्थ सेंस ने मुझे बताया कि वो शायद कुछ चौंकाने वाली बात कहने वाली थी। यकीनन अगले ही सेकंड उसने फिर से अपना सिर उठाया। मैं अचानक आगे झुका, उसकी चमकीली पुतलियों में देखते हुए। जूलियन, क्या तुम शादी करना चाहते हो? इस वाक्य ने मेरे दिमाग का सीपीयू पूरी तरह से फ्राई कर दिया। मैं अविश्वास में उसके चेहरे को घूरता रहा, जो एक शांत अभिव्यक्ति बनाए रखने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन स्पष्ट रूप से लाल हो गई थी। मैंने थोड़ा सा थूक निकला। एलारा, मैंने तुम्हें हमेशा एक बहन के रूप में देखा है। हालांकि वो अब अविश्वसनीय रूप से खूबसूरत थी, लेकिन मैं पहचान में इतनी बड़ी छलांग तुरंत स्वीकार नहीं कर सकता था। मैं तुम्हें सिर्फ एक बहन के रूप में देखता हूँ वाले वाक्यांश ने उसे थोड़ा उदास कर दिया। बड़ी होते हुए मुझे जिस चीज से सबसे ज्यादा नफरत थी वो तुम्हारे और मेरे बीच की उम्र का अंतर था। जब से मुझे याद है और जब तक हम अलग नहीं हुए, मैं तुम्हें केवल भैया ही बुला सकती थी। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें वो नहीं बुलाना चाहती थी, लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि चीजें वहीं तक सीमित रहें। हम बचपन के प्रेमी थे, लगातार झगड़ते रहते थे, लेकिन अब मैं उससे संतुष्ट नहीं हूं। कोई कहता था कि जब मैं बचपन में उन्हें बुली करता था तो उन्हें मुझसे सबसे ज्यादा नफरत थी। मैंने बात घुमाई। क्या बड़े होने का मतलब अचानक ये है कि अब तुम्हें भैया पसंद है? क्या इससे कोई फर्क पड़ता है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूं या नहीं? भैया, उसके होठों से ये 2 शब्द गिरे जिससे मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। मेरे कानों के सिरों पर एक संदिग्ध लालिमा छा गई। एलारा, क्या तुम नशे में हो? मैं बहुत होश में हूं।
केवल 2 गिलास सफ़ेद शराब मुझे गिरा नहीं सकती, खासकर हमारे फिर से मिलने के बाद हमारे पहले खाने के दौरान तो बिल्कुल नहीं। हम 10 साल से ज़्यादा समय से एक दूसरे से नहीं मिले हैं। तुम्हें पता है मेरा स्वभाव कैसा है। मैं तुम्हें हर दिन चिढ़ाती थी। तुम्हें यह नहीं लगता ना कि मैं बड़ी होकर स्थिर और परिपक्व हो गई हूं? तो क्या तुम्हारे साथ क्या चल रहा है? क्या तुम मेरा छुपा हुआ मतलब नहीं समझ सकते? उसने जोर दिया। इसलिए तुम्हें उसे एक टास्क की तरह मानने की जरूरत नहीं है जो उन्होंने डाइनिंग टेबल पर यूं ही कह दिया था। और तुम निश्चित रूप से एक ऐसे पति से शादी नहीं करना चाहोगे जो अभी तक बड़ा नहीं हुआ है ना? जूलियन, क्या तुम्हें मेरा पेशा याद है? क्या सच में करियर के बारे में बात करने का यह सही समय था? इसके अलावा मैं कैसे भूल सकता था कि उसने मुझे बिना हेलमेट के पकड़ा था और संकेत दिया था कि मेरी ड्राइविंग बहुत खराब है। बिल्कुल मुझे याद है। जनता की पुलिस अधिकारी, कॉमरेड ऑफिसर और एक ट्रैफिक कॉप किस चीज में सबसे अच्छी होती है? उसने पूछा। लोगों की समस्याओं को सुलझाने में। बेशक, कौन नहीं जानता कि मुसीबत के समय पुलिस को ढूंढना चाहिए। कितना मूर्खतापूर्ण सवाल है। उसने अपनी बात जारी रखी। रुको, तुमने मुझे धोखा दिया। मुझे एहसास हुआ। मैंने नहीं दिया। तुमने खुद ही कहा मैं समस्याओं को सुलझाने में सबसे अच्छी हूं। मैं अवाक रह गया। सच में महिलाएं जब बड़ी होती हैं तो दुष्ट हो जाती हैं। तो जूलियन, मुझे एक ऐसे पति से शादी करने में डर नहीं लगता जो मेरे लिए परेशानी खड़ी करेगा। इसके अलावा वापस कंपाउंड में जब भी हम घर घर खेलते थे तो तुम पापा बनते थे और मैं मम्मी बनती थी। ये स्पष्ट रूप से इसलिए था क्योंकि कंपाउंड में एक ही उम्र के हम सिर्फ 2 ही बच्चे थे। यहां तक कि हमारे बच्चों का रोल भी गेट पे रहने वाले 2 कुत्तों को निभाना पड़ता था। मैंने अपना बचाव किया। तुमने तो यहां तक कहा था कि अगर भविष्य में मेरी शादी नहीं हो पाई तो मैं तुमसे शादी कर सकती हूं। क्या मैं वो बात वापस ले सकती हूं? ऐसा इसलिए था क्योंकि मैंने देखा था कि तुम कितनी गोल मटोल और क्यूट थी और मुझे डर था कि तुम बड़ी होकर भी गोल मटोल ही रहोगी और तुम्हें रिजेक्ट कर दिया जाएगा। लेकिन अब तुम्हें देखकर तुम में ये कहने की हिम्मत कैसे हुई कि तुम्हारी शादी नहीं हो पाएगी? मेरे विचारों के बावजूद न जाने क्यों मैं वास्तव में थोड़ा ललचा गया। अगर मैंने एलारा से शादी कर ली तो ये सच में बहुत अच्छा होगा। मेरे माता पिता उसके चरित्र से बहुत संतुष्ट थे। मुझे ब्लाइंड डेट्स पर जाने की चिंता भी नहीं करनी पड़ेगी। सबसे महत्वपूर्ण बात, वह सुंदरता की मेरी परिभाषा पर पूरी तरह से फिट बैठती थी। इस पर विचार करने के बाद हम सच में काफी संगत लग रहे थे। इसी विचार को ध्यान में रखते हुए मैंने पूछा, एलारा, क्या शनिवार को तुम्हारी छुट्टी है? विषय काफी तेजी से बदला। मुझे शनिवार को ओवर टाइम काम करना है, शायद समय नहीं मिलेगा, उसने जवाब दिया। रविवार के बारे में क्या ख्याल है? रविवार को मैं फ्री हूं। एलारा ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। हमारे बीच थोड़ी दूरी बना ली। तुम्हारे क्या प्लान है? मैंने स्पष्ट रूप से नहीं बताया, बस तर्क दिया। तुम पहले अंदर जाओ, मैं रविवार को तुम्हें ढूंढ लूंगा। एलारा ने एक न के बराबर आह भरी। ठीक है, तो मैं चलती हूं। जैसे ही वो कार का दरवाजा खोलने वाली थी वो अचानक पीछे मुड़ी। जूलियन, चलो एक दूसरे की कॉन्टैक्ट इन्फो जोड़ लेते हैं। ओह, सही कहा। घर पहुंचने पर मुझे बता देना। सुरक्षित रहना, गाड़ी धीरे चलाना। मैं अब जा रहा हूं, तुम जाओ जाओ। मैंने उसे भगाया। जैसे ही कार दूर गई मैं रियरव्यू मिरर में एक और नजर डालने से खुद को रोक नहीं पाया। वो वहां खड़ी थी। उसकी आकृति अलग थलग लग रही थी। मेरी कार को जाते हुए देख रही थी जब तक कि उसकी रूपरेखा धीरे धीरे दूरी में धुंधली नहीं हो गई। जब मैं घर पहुंचा तो मेरे माता पिता मेरा इंतजार करते हुए सोफे पर बैठे थे। जूलियन वापस आ गया। इतनी देर क्यों लगी? क्या तुम और एलारा कहीं खेलने गए थे? नहीं, हमने बस उसके घर के नीचे थोड़ी देर बात की। तुमने किस बारे में बात की? कैसा रहा? क्या तुम्हें मजा आया? ये काफी अच्छा था। माए, पिताजी, क्या आप लोग एलारा से सच में संतुष्ट हैं? हमारे संतुष्ट होने का क्या फायदा? पास ही पानी पी रहे मेरे पिताजी बीच में बोले। तुम एक बड़े आदमी हो और तुम डेट करने से इनकार करते हो। हम बस मूल्यांकन करने में तुम्हारी मदद कर रहे थे। ये सुनकर मेरी आंतरिक पसंद और भी दृढ़ हो गई। मूल रूप से मैं थोड़ा झिझक रहा था, लेकिन वैसे भी मुझे कोई पसंद नहीं था और एलारा के साथ होने से मुझे दिल की धड़कनें तेज होने वाला थोड़ा सा एहसास हुआ। शायद ये सिर्फ इसलिए था क्योंकि वो एक बहुत आकर्षक इंसान थी। पिताजी, माँ, मैं अपने छुट्टी वाले दिन उसके साथ अपना मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने जा रहा हूँ। मेरी माँ और पिताजी ने घोर सदमे में एक दूसरे को घूरा। तुम्हें इतना अचानक करने की जरूरत नहीं है ना? मेरे पिताजी ने मेरा माथा चेक किया। तापमान सामान्य है, इस बच्चे को बुखार नहीं है। जूलियन, तुम्हारी माँ और मैं चाहते थे कि तुम डेट करो, लेकिन तुम्हें सीधे अंत तक स्किप करने की जरूरत नहीं है ना? माँ, पिताजी, मेरी बात सुनिए। हम एक डॉक्टर और एक पुलिस अधिकारी हैं। दोनों बहुत व्यस्त रहते हैं। हमें डेट करने का समय कहाँ मिलेगा? आजकल बहुत से लोग फ्लैश मैरिज करते हैं। आइए बस ट्रेंड को फॉलो करें और शादी करके इसे खत्म करें। ये कोई एक तरफा विचार भी नहीं है। मुझे पूरा यकीन है कि वो भी आज ऐसा ही सोचती है। एक बार जब हम शादी कर लेंगे तो हम हर दिन एक साथ रहेंगे और समय के साथ भावनाएं बढ़ेंगी। इससे आपकी दोनों की चिंताएं भी दूर हो जाती हैं। ये सच में सभी के लिए फायदे का सौदा है। मैंने जितना इसके बारे में सोचा मुझे उतना ही लगा कि एलारा से शादी करना हम सभी के लिए फायदेमंद है। ठीक है, मेरे पिताजी मेरे तेजी से दिए गए तर्कों से चकरा गए थे और अंततः ये निष्कर्ष निकाला कि युवाओं का फ्लैश मैरिज करना आखिर इतना असामान्य नहीं था। साथ ही वे वास्तव में एलारा से बहुत संतुष्ट थे। घर का रजिस्टर टीवी कैबिनेट में है। मेरे पिताजी ने अपनी आंखों से इशारा किया। अब तुम बड़े हो गए हो,
तुम्हारी माँ और मैं तुम्हारे फैसलों में ज्यादा दखल नहीं देंगे। हम केवल सही इंसान चुनने में तुम्हारी मदद कर सकते थे, लेकिन तुम्हें खुद ही उस रास्ते पर चलना होगा। क्या तुम समझे? चिंता मत कीजिए, मैं पहले अपने कमरे में जा रहा हूँ। आप लोग जल्दी आराम कर लें। शनिवार शाम को एलारा के घर पहुंचते ही उसे मेरा मैसेज मिला, काम से छुट्टी, अभी घर पहुंची और खा रही हूँ। तुम? मुझे आज अचानक ओवर टाइम के लिए बुला लिया गया, अभी भी अस्पताल में हूँ। एलारा की चॉपस्टिक्स रुक गई। फिर उसने पूछा, तुमने खाया? इंस्टेंट नूडल्स खाए, लेकिन इनमें से कोई भी बात मायने नहीं रखती। मैं तुमसे पूछना चाहता था, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? मैसेज भेजे जाने के बाद एलारा ने फिर कभी जवाब नहीं दिया। मैं अपने फोन की स्क्रीन को घूरता रहा, अपनी आंखों से लगभग उसमें छेद कर रहा था। क्या चल रहा था? वो इतने महत्वपूर्ण क्षण में गायब होने का नाटक क्यों कर रही थी? क्या वो शादी नहीं करना चाहती थी? क्या उस दिन वो बस मजाक कर रही थी? 10 मिनट से अधिक समय तक बिना किसी प्रतिक्रिया के इंतजार करने के बाद मैं शांत नहीं बैठ सका। ऐसा तो नहीं हो सकता कि उसने मुझे फ्रेंड लिस्ट से डिलीट कर दिया हो? इसी विचार के साथ मैंने उसके मनी ट्रांसफर पेज पर टैप किया। सौभाग्य से मुझे डिलीट नहीं किया गया था। शायद वो कुछ और करने चली गई हो। अनजाने में एक और घंटा बीत गया। मेरी शिफ्ट बदलने वाले डॉक्टर को आया देखकर मैंने फिर से अपने फोन की ओर देखा। एक भी मैसेज नहीं। क्या अब उस मैसेज को अनसेंड करना बहुत देर हो चुकी थी? ऐसा क्यों लग रहा था जैसे मैं आक्रामक तरीके से किसी को मुझसे शादी करने के लिए मजबूर कर रहा था? कृपया अंदर आइए, मेरी छुट्टी हो गई है। अंदर आने वाला व्यक्ति एलारा थी। तुम यहां क्यों हो? क्या वो मुझे नजरअंदाज नहीं करना चाहती थी? वो इमरजेंसी डिपार्टमेंट में क्यों आएगी? काम खत्म होने में कितना समय है? क्या मेरे यहां होने से तुम्हारे काम में देरी हो रही है? कोई देरी नहीं, मैं बस बाहर निकलने ही वाला हूं। किसे पता था तुम आओगी? तुमने मेरे मैसेज का जवाब क्यों नहीं दिया? लेकिन शब्द मेरे होठों तक पहुंचे और मैंने उन्हें वापस निगल लिया। एलारा मेरी डेस्क के पास आई और इंसुलेटेड लंच बॉक्स नीचे रख दिया जो वो अपने साथ लाई थी। जूलियन, मैंने जानबूझकर तुम्हें नजरअंदाज नहीं किया। मुझे लगा कि इस तरह के सवाल का जवाब आमने सामने देना चाहिए। तुम्हारा मैसेज मिलने के बाद मैंने तुम्हारे लिए कुछ खाना बनाया और यहां दौड़ी चली आई। कल हम अपना मैरिज सर्टिफिकेट लेने जाएंगे, उसने प्यार से कहा। ठीक है। न जाने क्यों मेरा दिल फिर से पागलों की तरह धड़कने लगा। कोई बात नहीं, वहां एक कुर्सी है, थोड़ी देर बैठो। क्या तुम अब मुझसे नाराज नहीं हो? मैं एक छोटी लड़की से बहस नहीं करूंगा। आखिरकार मैं तुमसे बड़ा हूं। एक बड़े भाई के रूप में मुझे वैसा ही व्यवहार करना होगा, जो भी हो, बहन ही सही। जब तक हम शादी कर सकते हैं, भविष्य में काफी समय है। एलारा, तुमने किस तरह का खाना बनाया है? इसमें से बहुत अच्छी महक आ रही है। आज रात मैंने जो इंस्टेंट नूडल्स खाए थे, ये पूरी तरह से एक अलग लीग में है। फैटी, बीफ, चिकना और नरम था, सॉस में लिपटा हुआ और चावल के ऊपर परोसा गया था। ये बिल्कुल स्वर्गीय था। मुंह खोलो, मैं इसे खुद ही खा लूंगा। एलारा ने लापरवाही से मेरे ऑफिस के चारों ओर देखा। आधा खाया हुआ इंस्टेंट नूडल्स का कप लापरवाही से एक तरफ फेंक दिया गया था। अब से कम इंस्टेंट नूडल्स खाना। अगर तुम व्यस्त हो और सच में ठीक से खाना खाने का समय नहीं है तो मैं इसे तुम्हारे लिए ला दिया करूंगी। लेकिन क्या तुमने इसे बनाया है? यह बहुत स्वादिष्ट है। अगर तुम्हें यह पसंद है तो मैं घर जाने पर तुम्हारे लिए इसे हर दिन बनाऊंगी। तुम और क्या खाना चाहते हो? जब भी मुझे समय मिलेगा मैं उसे अस्पताल ले आऊंगी। तुम्हें परेशानी में डालना ठीक नहीं है। तुम मुझसे कहीं ज्यादा व्यस्त रहती हो। तुम यहां कैसे आई? क्या तुमने ड्राइव किया? क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें वापस छोड़ दूं? मैं यहां ड्राइव करके आई। तुम्हें मुझे वापस छोड़ने की जरूरत नहीं है। मुझे कल कुछ काम करने हैं, लेकिन मैं तुम्हारे पीछे ड्राइव कर सकती हूँ और तुम्हें वापस एस्कॉर्ट कर सकती हूँ। क्या मेरी ड्राइविंग स्किल्स तुम्हारी नज़र में सच में इतनी खराब हैं? क्या तुम्हें डर है कि मैं किसी पेड़ से टकरा जाऊंगा ताकि तुम आसानी से सीन पर पहुंचने वाली पहली इंसान बन सको? ये किस तरह की विचार प्रक्रिया थी? हम दोनों अपने अपने ख्यालों में खोए हुए अस्पताल से बाहर निकले और अपनी अपनी कार में बैठ गए। इस समय शहर की रात की सड़कों पर बहुत कम लोग थे। हमने एक के बाद एक गाड़ी चलाई, बिल्कुल सही दूरी बनाए रखी। 20 मिनट बाद मैं अपने पड़ोस में पहुंचा और गाड़ी पार्क कर दी। उसने भी अपना इंजन बंद कर दिया। मुझे अभी थोड़ी देर के लिए स्टेशन वापस जाना है। कल सुबह मैं तुम्हें लेने के लिए तुम्हारी जगह पर आऊंगी। कोई आपत्ति? तो फिर कल मिलते हैं। याद से अच्छे कपड़े पहनना। मुझे कोई मैली कुचैली दुल्हन नहीं चाहिए। दूर हटो। तुम रात भर में इस बात से मुकर तो नहीं जाओगे ना? अगर तुम मुझे अभी बता दो तो हमारे पास अभी भी सिर्फ दोस्त बने रहने का समय है। जूलियन, मैं अपने जीवन में जो भी विकल्प चुनती हूं उस पर ध्यान से विचार किया जाता है। साथ ही क्या तुम्हें नहीं लगता कि बचपन के दोस्तों का अचानक शादी करना बहुत अच्छी बात है? हाँ, सच में बहुत अच्छी बात है। लिटिल डम्पलिंग। एलारा, जो मूल रूप से काफी स्नेही लग रही थी, अचानक ये सुनकर झुंझलाहट में अपने गाल फुलाने लगी। मैं उसका गाल खींचने के लिए हाथ आगे बढ़ाने से खुद को रोक नहीं पाया। फिर मुड़ा और भाग गया। मेरी भागती हुई आकृति को देखकर एलारा धीरे से हंसी। अगले दिन एलारा सुबह सुबह मेरी अपार्टमेंट बिल्डिंग में गाड़ी चलाकर आई। जब मैं नीचे आया तो वो एक पेड़ की छांव में खड़ी थी, चुपचाप मेरी बिल्डिंग के प्रवेश द्वार को घूर रही थी। क्या मुझे देर हो गई? क्या तुम लंबे समय से इंतजार कर रही हो? ज्यादा देर नहीं हुई, मैं भी अभी पहुंची हूं। क्या तुमने अपना घर का रजिस्टर और आईडी ले ली है? बिल्कुल। क्या तुम्हें डर था कि मैं बीच में ही भाग जाऊंगा? मैं वास्तव में चिंतित थी कि तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार नहीं होगे। ऐसा कैसे हो सकता है? एलारा से शादी करना हर किसी के लिए जीत थी।
मेरे लिए संघर्ष करने को कुछ नहीं बचा था। हम दोनों की यात्रा सुचारू रही और हम जल्दी ही सिविल अफेयर्स ब्यूरो के प्रवेश द्वार पर पहुंच गए। लिटिल डम्पलिंग, क्या तुम नर्वस हो? एलारा भ्रमित लग रही थी। सच कहूं तो थोड़ी सी, लेकिन मैं ज्यादातर उत्साहित हूं। कर्मचारियों ने हमें फॉर्म सौंपे और मैंने तेजी से और निडरता से उस पर अपना नाम साइन कर दिया। फिर मैं एलारा को देखने के लिए मुड़ा, जो बहुत सावधानी से लिख रही थी। साइन करने के बाद हम तस्वीरें लेने गए। मैं सक्रिय रूप से उसके थोड़ा करीब खिसका, हालांकि मेरी बहुत करीब जाने की हिम्मत नहीं हुई। तुम मुझसे इतनी दूर क्यों रह रहे हो? क्या तुम मुझसे असंतुष्ट हो, या हम अभी उतने परिचित नहीं हैं? मुझे बस अभी इसकी आदत नहीं है। एलारा ने मानो मेरे मन की बात पढ़ ली हो और सक्रिय रूप से मेरी बाह में अपनी बाह डाल दी। एक पल के लिए मेरी सांसें रुक गईं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इसी पोज को बनाए रखें। दूल्हे राजा, थोड़ा मुस्कुराइए, कुछ खुशी की बात सोचिए। खुशी की बातें? मैं कुछ नहीं सोच पा रहा था। मेरा दिमाग इस वक्त पूरी तरह से काम में लगा हुआ था। ये अच्छा नहीं था। अपनी पत्नी से सीखिए, देखिए उसकी मुस्कान कितनी स्वाभाविक है। चलिए एक और तस्वीर। अगर ये इस तथ्य के लिए नहीं होता कि वो मुझसे शादी कर रही थी, तो मुझे लगता कि उसने अभी अभी 50 लाख जीत लिए हैं। क्या सच में इतना दिखावा करने लायक था? मैंने उसकी नकल की और एक बल्कि कठोर मुस्कान ओढ़ ली। फ्रेम ने आखिरकार उस पल को कैद कर लिया जब हम सबसे ज्यादा संगत लग रहे थे। अब ठीक लग रहा है। एक प्रतिभाशाली आदमी और एक खूबसूरत महिला, कितनी परफेक्ट जोड़ी है। जब विवाह प्रमाण पत्र हमें सौंपे गए तो मुझे आखिरकार स्थिति की वास्तविकता का एहसास हुआ। कार में बैठो, मैं तुम्हें ठीक से खाना खिलाने ले चलता हूँ, मैंने बीच में टोकते हुए कहा। मुझे तुम्हारा इंटरव्यू लेने दो। हमारी शादी के पहले दिन तुम्हें कैसा लग रहा है? उसने एक पल के लिए सोचा, फिर मेरा हाथ लिया और उसे अपने चेहरे पर रख दिया। ये थोड़ा कोमल महसूस हुआ। मेरी भावनाएं बिल्कुल यही हैं। एक बार जब हम कार में वापस आए तो मेरे दिल की धड़कन फिर से तेज होने लगी। क्या एलारा ने अभी अभी मेरे साथ फ्लर्ट किया था? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। अगर तुम मुझे ऐसे घूरते रहोगे तो मुझे लगेगा कि तुम मुझे खा जाना चाहते हो। समझ गया। मैं अब चलता हूँ। ठीक है, काम पर जाओ। मैं घर जाऊंगी और अपने परिवार के साथ खाऊंगी। माफ करना, ये काम अचानक आ गया। ठीक है, मुझे भी अक्सर ओवरटाइम करना पड़ता है। हम एक दूसरे को दोष नहीं दे सकते। जैसे ही मैंने घर में प्रवेश किया, मुझे एलारा का एक संदेश मिला। जूलियन, मुझे टेक्स्ट करना और मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगी। मुझे इतनी जल्दी वापस देखकर मेरी माँ थोड़ी हैरान दिखी। तुम इतनी जल्दी वापस क्यों आ गए? एलारा कहाँ है? उसे आखिरी मिनट में काम पर बुला लिया गया। मैंने मैरिज सर्टिफिकेट अपनी माँ को सौंप दिया। आप और पिताजी अब आराम कर सकते हैं। तस्वीर बहुत सुंदर आई है। तुम और एलारा सच में स्वर्ग में बनी जोड़ी हो। मेरे पिताजी आगे झुके और साफ देखने के लिए अपना चश्मा भी पहन लिया। जब मैं जवान था तब से थोड़ा कम हैंडसम है, लेकिन ये पहले से ही बहुत अच्छा है। पिताजी, क्या आप एक बार भी मेरी तारीफ नहीं कर सकते? क्या तुम आज रात एलारा के साथ रहने जा रहे हो? माँ, पिताजी, यदि आप मुझे जाने नहीं देना चाहते हैं तो मुझे बाहर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। वैसे भी एलारा को कोई आपत्ति नहीं है। बकवास, तुम्हारी शादी हो चुकी है, तुम अलग कैसे रह सकते हो? बेहतर होगा कि तुम एलारा को वैसे बुली मत करना जैसे तुम बचपन में करते थे, समझे? वो एक पुलिस अधिकारी है, मैं उसे कैसे बुली कर सकता हूँ? चिंता मत कीजिए, मैं अपना सामान पैक करने के लिए ऊपर जा रहा हूँ। पैक करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी माँ और मैंने तुम्हारे लिए पहले ही सब कुछ पैक कर दिया है। ये सब वो सामान है जिसकी तुम्हें जरूरत होगी। जहां तक बड़ी वस्तुओं की बात है, तुम दोनों खरीदारी करने जा सकते हो और बाद में उन्हें खुद खरीद सकते हो। पिताजी, माँ, क्या आप लोग सच में मुझे बाहर निकालने की इतनी जल्दी में हैं? ये सिर्फ शादी कर रहा है, क्या ये जरूरी है? जल्दी करो और जाओ, यहाँ नाटक करना बंद करो। तुम्हारी नई जगह हमारी जगह से केवल कुछ किलोमीटर दूर है। अगर तुम चाहो तो हर दिन वापस आ सकते हो, लेकिन जब तुम वापस आओ तो मेरी बहू को साथ लाना। मैं उसके काम खत्म होने और वापस आने तक इंतजार करूंगा, उसके बाद ही निकलूंगा। मेरी माँ ने गंभीरता से मेरे कंधे को थपथपाया। जूलियन, चूंकि तुम्हारी और एलारा की शादी हो चुकी है, भले ही ये फ्लैश मैरिज थी, वो तुम्हारी पत्नी है। घर को अच्छी तरह से चलाने के लिए तुम्हें एक दूसरे को समझना सीखना चाहिए, समझे? एलारा के चरित्र में कोई खोट नहीं है, लेकिन भावनाओं को आप दोनों को मिलकर पोषित करने की आवश्यकता होती है। ये बातें एक कान से अंदर गईं और दूसरे से बाहर निकल गईं। मुझे अचानक ऐसा क्यों लगा कि मेरा भविष्य अनिश्चित है। इस बीच स्टेशन पर हर कोई पल भर के लिए जम गया। कैप्टन, आप आज बहुत खूबसूरत लग रही हैं। क्या आपका कोई डेट है या कुछ और? एलारा ने ऐसा व्यवहार किया जैसे उसने घूरने को पूरी तरह से याद कर दिया हो। बैठक शुरू करने से पहले संक्षेप में एक फाइल पलटते हुए, बैठक लंबी नहीं थी। मुख्य रूप से उच्च अधिकारियों के निर्देशों के अनुसार अगले सप्ताह के कार्यों को तैनात करना था। अंतिम व्यवस्था की घोषणा करने के बाद उसने फोल्डर बंद कर दिया और खड़ी हो गई। ठीक है, सप्ताहांत में आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मीटिंग समाप्त। सभी के फोन एक साथ बज उठे। ग्रुप चैट से एक सूचना, ये एलारा की ओर से एक रेड लिफाफा उपहार भेजा गया था। कैप्टन, क्या हम सभी ये लाल लिफाफा ले सकते हैं? हाँ, इसे ले लो, सभी के लिए एक हिस्सा है। इन लोगों ने सालों से साथ काम किया था, इसलिए कोई भी उसके साथ औपचारिकता में खड़ा नहीं हुआ। आज क्या खास मौका है? क्या आप अचानक अमीर हो गई हैं? नहीं, मैंने शादी कर ली है, इसलिए मैं सभी को एक लाल लिफाफा दे रही हूँ। कोई आश्चर्य नहीं कि कैप्टन आज सच धज कर आई हैं। मैंने तो कभी यह भी नहीं सुना था कि आपका कोई बॉयफ्रेंड है। आपने पहले उन सभी ब्लाइंड डेट्स को ठुकरा दिया था। बधाई हो कैप्टन। दावत कब है? यह बहुत अचानक है। धन्यवाद।
हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। रुको, एक फ्लैश मैरिज? क्या मैंने अभी इसकी घोषणा नहीं की? मैं यूनिट का पहला इंसान हूं जो आपको जानता था, आपकी जीवन मरण की अच्छी बहन। ठीक है, जब आप शादी समारोह आयोजित करेंगी तो मैं सिर्फ आपके लिए एक अलग मेज लगाऊंगी। क्या मैं जीजा जी को जानता हूं? हाँ, तुम जानते हो। कौन है वो? वो उस दिन लिफ्ट वाला डॉक्टर है। मुझे बहुत जलन हो रही है। मैं 26 साल की हूं और मैंने अभी तक किसी आदमी का हाथ भी नहीं पकड़ा है। एलारा ने हाथ हिलाकर टोबियास को करीब आने का इशारा किया। टोबियास उत्सुकता से आगे झुका, फिर वो अपनी कार में बैठी और चली गई। क्या हम अभी भी अच्छी बहनें हैं? जब वो मुझे लेने आई तो उसे खाना खाने के लिए ऊपर आमंत्रित किया गया। खाने के बाद मैंने अपना सूटकेस खींचा और एलारा के साथ घर चला गया। क्या तुम थक गए हो? अपना सामान मुझे दे दो, तुम जाकर आराम कर सकते हो। मैं कुछ पूछने ही वाला था कि तभी मैंने एलारा की मैचिंग चप्पलें देखी। बस उसकी चप्पलों पर एक छोटी सी किट्टी बनी हुई थी। मैं बता नहीं सकता था कि उसे इस तरह का एलिमेंट्री स्कूल स्टाइल पसंद था। मैंने इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं सोचा। कुछ घबराहट से चारों ओर देखा। क्या हम साथ सोने वाले हैं? क्या तुम चाहते हो? हम साथ सो सकते हैं। अब यह गैर कानूनी नहीं है। एलारा ने अपनी आंखें नीची कर ली, जबरन अपने मुंह के कोनों को दबा लिया और मुझे बेडरूम में ले गई। यह निश्चित रूप से गैर कानूनी नहीं था। मैं चुपचाप उसके पीछे चला, खुद को मानसिक रूप से तैयार करने की पूरी कोशिश कर रहा था। एक साथ सोना असंभव नहीं था। ज्यादा से ज्यादा हम दोनों आधा आधा बिस्तर लेंगे। वो सिर्फ एक छोटी लड़की थी, वो वैसे भी मेरे साथ क्या कर सकती थी? मैंने जल्दी से महिला की बांह पकड़ ली। हमारे बीच की दूरी बहुत करीब थी और माहौल अचानक शांत हो गया। मेरे दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो गई। एक सुखद नशीली खुशबू भी आ रही थी। क्या हम सच में एक साथ रहने वाले हैं? भैया, मेरा खून तुरंत पीछे की ओर दौड़ गया। मैंने विषय बदलने की कोशिश की। तुम कौन सा परफ्यूम लगा रही हो? इसकी महक बहुत अच्छी है। एलारा धीरे से हंसी। ये? वो मेरे करीब आई और मैंने उसे और भी साफ महसूस किया। ये 5th एवेन्यू था। वो पीछे हटी और बेडरूम का दरवाजा खोल दिया। तुम मास्टर बेडरूम ले लो, मैं गेस्ट रूम ले लूंगी। ये कहने के बाद वो मुड़ी और दूसरे कमरे की ओर चल दी। बेडरूम देखने के लिए अंततः अपना सिर अंदर डालने से पहले मैंने एक गहरी सांस ली। सजावट गर्म रंगों में थी और बेडशीट बिल्कुल नई थी। यहां तक कि मेरी पसंदीदा किताबों से भरी एक किताबों की अलमारी भी थी। क्या तुमने ये सब विशेष रूप से मेरे लिए तैयार किया था? मैं कुछ दिन पहले मॉल में खरीदारी करने गई थी और मुझे लगा कि तुम्हें ये पसंद आएंगे, इसलिए मैंने ये सब खरीद लिया। धन्यवाद, मुझे ये सब पसंद आया। लेकिन क्या तुमने ये छोटा भालू भी तैयार किया था? ये बिल्कुल वैसा ही दिखता है जैसी तुम बचपन में दिखती थी। गोल मटोल लिटिल डम्पलिंग। मुझे तुम्हारी चीजें पैक करने में मदद करने दो, उसने पेशकश की। जरूर। मैं फर्श पर बैठ गया। हम दोनों ने एक एक सूटकेस ले लिया। जैसे ही एलारा ने मेरा लेदर का सूटकेस खोला, अंदर रखे कपड़े बाहर गिर गए। हम दोनों सदमे में उछल पड़े। मैंने नीचे देखा और एक टाइट स्विमिंग ट्रंक तैरने वाली जांघिया लुढ़क कर बाहर आ गई। हवा अविश्वसनीय रूप से अजीब हो गई। मैंने उसे जल्दी से छीन लिया। मुझे कौन बता सकता है कि मेरी प्यारी माँ ने मेरे स्विमिंग ट्रंक को सबसे ऊपर क्यों पैक किया? क्या वो गंभीरता से मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही थी? यहां तक कि आम तौर पर शांत रहने वाली एलारा भी समझ नहीं पा रही थी कि क्या किया जाए। कैसा रहेगा कि तुम पहले इसे व्यवस्थित कर लो? मैं बाहर तुम्हारा इंतजार करूंगी। जब ये जिप बंद हो जाए तो मुझे बुला लेना। बाहर जाओ जल्दी। अभी मैं चाहता था कि मैं इस कमरे में एक गड्ढा खोदकर गायब हो जाऊं। एलारा ने और कुछ नहीं कहा, उठी और चली गई। विचारपूर्वक अपने पीछे दरवाजा बंद करना नहीं भूली। कमरे से बाहर निकलते ही वो जल्दी से अपने कमरे में वापस आ गई। दरवाजे के सहारे झुककर नीचे खिसकते हुए फर्श पर बैठ गई। कम से कम उसने अभी अभी जूलियन के सामने कोई खामी उजागर नहीं की थी। जब तक मैंने अपने सभी कपड़े व्यवस्थित करना समाप्त किया, तब तक 2 घंटे बीत चुके थे। शारीरिक और मानसिक रूप से थका हुआ मैं बिस्तर पर पीठ के बल लेट गया। मैंने अपना फोन चेक किया। 5 बज चुके थे। अनपैक करने से बुरी तरह पसीना आ रहा था, इसलिए मैंने नहाने जाने का फैसला किया। मेरा बेडरूम और एलारा का आमने सामने था। उसका दरवाजा खुला था, लेकिन वो अंदर नहीं थी। वो कहाँ गई थी? क्या वो काम पर वापस चली गई? कोई आवाज क्यों नहीं आ रही थी? मैंने अपने गंदे कपड़े वॉशिंग मशीन में डाल दिए। ये पता लगाने की जहमत नहीं उठाई कि वो कहाँ गई, और नहाने के लिए बाथरूम की ओर चल दिया। एलारा का घर काफी बड़ा था। हालांकि मुझे करीब से देखने का मौका नहीं मिला था, लेकिन यह जगह कम से कम 200 वर्ग मीटर की होनी चाहिए। अकेले बाथरूम बेहद विशाल था, जिसमें एक गोल बाथटब था। उत्सुकतावश मैंने बॉडी वॉश, बाथ सॉल्ट, शैम्पू और बड़े करीने से व्यवस्थित बोतलों की एक श्रृंखला से भरे स्टोरेज रैक का निरीक्षण किया। लड़कियों के पास वास्तव में बहुत सारा सामान होता है। इन्हें अब साझा घरेलू सामान माना जाना चाहिए, है ना? अगर मैंने कुछ इस्तेमाल किया तो वो गुस्सा तो नहीं होगी, है ना? कोई आश्चर्य नहीं कि वो हमेशा अपने सुगंधित उत्पादों के साथ इतनी अच्छी महकती थी। वे वास्तव में सुखदायक थे। मुझे यकीन नहीं था कि ऐसा इसलिए था क्योंकि हिलना डुलना बहुत थका देने वाला था। लेकिन जैसे ही मैं टब में भीगा, मैं टब के किनारे का सहारा लेकर सो गया। एलारा मेरे पैकिंग खत्म करने का इंतजार कर रही थी। कोई हलचल न देखकर उसने बेडरूम में मुझे ढूंढने की पहल की। तभी उसने देखा कि बाथरूम की लाइट चालू थी, लेकिन पानी बहने की कोई आवाज नहीं आ रही थी। उसकी पलकें फड़कने लगीं।
ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो टब में सो गया हो? उसके पास दरवाजे पर जोर से खटखटाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अंदर घुसने की उसकी हिम्मत नहीं हुई, लेकिन उसे चिंता थी कि पानी में सोने से मुझे सर्दी लग जाएगी। सौभाग्य से मेरी नींद कच्ची थी। मैंने उनींदी हालत में खटखटाहट सुनी। मैं ठीक हूँ। क्या बात है? मुझे महसूस हुआ कि पानी ठंडा हो गया है और मैं कांप उठा। जब तक तुम ठीक हो। मुझे डर था कि तुम सो गए हो और तुम्हें सर्दी लग सकती है। थोड़ी देर रुकने के बाद उसने कहा, वहां जो नीला तौलिया टंगा है वो नया है, बेझिझक उसका इस्तेमाल करो। ठीक है, समझ गया। अगली बार इतनी देर तक मत भीगना, पानी ठंडा है। तुम पहले कहाँ गई थी? जब मैं बाहर आया तो मैंने तुम्हें नहीं देखा। मैं स्टडी रूम में पढ़ रही थी। यहाँ आओ। मैं अभी भी आधी नींद में था और उसने क्या करने के लिए कहा ये बिना पूछे मैं वहां चला गया। हम दोनों एक दूसरे के आमने सामने बैठे थे। वो मेरे बाल सुखाने के लिए एक हेयर ड्रायर ले आई। मैं इसे खुद कर सकता हूँ, कोई जरूरत नहीं। एलारा के हाथ मेरे छोटे बालों के बीच आगे पीछे हो रहे थे। मैं बता सकती हूँ कि तुम खुद इसे करने में बहुत आलसी हो, इसलिए मैं ही कर देती हूँ। क्या उसे इतना क्रूरतापूर्वक ईमानदार होना जरूरी था? लेकिन चूंकि उसने बेझिझक मुझे बेनकाब कर दिया था, इसलिए मैं बस कुर्सी पर पीछे की ओर झुक गया। मन की शांति के साथ कैप्टन एलारा की सेवा का आनंद ले रहा था। उसके मेरे बाल सुखाने के बाद मैं खड़ा हुआ और शीशे में देखा। लिटिल डम्पलिंग बुरा नहीं है, हाँ? आखिरकार, क्योंकि मैंने एक ऐसे पति से शादी की है जो अभी तक बड़ा नहीं हुआ है। मुझे सब कुछ थोड़ा थोड़ा आना चाहिए। मैंने तुम्हें हमारी शादी से पहले ही चेतावनी दी थी। तुम ही थी जो मुझसे शादी करना चाहती थी। एलारा हंसी। मेरा सिर थपथपाने के लिए अपना हाथ उठाया। मैंने कुछ नहीं कहा। क्या मैं बस यूं ही घर में घूम सकता हूं? जरूर। देखो, अगर कोई ऐसी चीज है जो तुम्हें पसंद नहीं है, अगले हफ्ते हमारी छुट्टी के दिन हम उसे बदलने जा सकते हैं। मुझे सच में कोई चीज नापसंद नहीं है। तुम्हारी पसंद काफी अच्छी है। क्या तुमने ये सारी किताबें पढ़ी हैं? बस जब मेरे पास कुछ करने को नहीं होता तब समय काटने के लिए। मैंने शेल्फ से एक चमकीले रंग का उपन्यास निकाला और उसे उसके चेहरे के सामने कर दिया। तुम ये भी पढ़ती हो? माई चाइल्डहुड फ्रेंड इज अ बिग बॉस। एलारा ने अपनी आंखें नीची की, करीब से देखा और कहा, मुझे इसे पढ़ना पसंद है। अविश्वसनीय। एलारा, तुमने मुझसे सिर्फ इसलिए तो शादी नहीं की, न क्योंकि तुम इस तरह की किताब पढ़ती हो। तुम्हें यह सब कम पढ़ना चाहिए। सावधान रहना, कहीं तुम बेवकूफ न बन जाओ। उसका चेहरा काला पड़ गया। उसने किताब वापस छीन ली और उसे शेल्फ पर धकेल दिया। मैं और कुछ नहीं कहूंगी, ठीक है? कैप्टन एलारा को गुस्सा आ रहा है। और वो कौन था जो प्राथमिक विद्यालय में उपन्यास पढ़ रहा था? उसने पलटकर कहा, मैं मंगा पढ़ रही थी, उपन्यास नहीं। एलारा निशब्द रह गई। घर में घूमने के बाद मैं अंततः वापस सोफे पर आ गया। शायद एक गेम खेल लूं। तुम क्या खेल रहे हो? ड्रैगन ग्लोरी। कोई आश्चर्य नहीं कि तुमने कभी डेट नहीं किया। अब गेम्स तुम्हारी सारी ऊर्जा ले सकते हैं। वैसे मुझे सच में तुम्हें धन्यवाद देना चाहिए। तुम्हारे बिना मुझे ब्लाइंड डेट्स पर जाना पड़ता। मुझसे शादी करने के लिए तैयार होने के लिए धन्यवाद। चलो अब से अच्छे से रहते हैं। मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। मैंने उसका क्या बिगाड़ा? उसके चेहरे के भाव इतनी जल्दी क्यों बदल गए? एलारा अपने कदमों में रुकी, लेकिन अंततः अपने कमरे में वापस चली गई। बोर होकर मैंने अपना फोन फिर से अनलॉक किया। मैंने समय चेक किया, अभी 8 भी नहीं बजे थे। बहुत अजीब बात है, इतनी जल्दी कौन सोने जाता है? अगले दिन मैं 6 बजे के कुछ देर बाद उठा। हैरानी की बात है कि एलारा और भी पहले उठ गई थी और पहले से ही रसोई में नाश्ता बना रही थी। सुप्रभात। कोई मदद चाहिए? गुड मॉर्निंग। उसने बर्तन से दलिया निकाला। ये हो गया, बाहर जाकर खाने का इंतजार करो। ये सभी वो नाश्ते की चीजें थीं जो वो और मैं तब खाते थे जब हम स्कूल में थे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि उसे अभी भी याद होगा कि मुझे क्या पसंद है। अगर तुम भविष्य में खाना बनाती हो तो सफाई का काम मुझ पर छोड़ देना, या हम हर दूसरे दिन बारी बारी से खाना बना सकते हैं। मेरी कुकिंग भी बहुत अच्छी है, ठीक है? ये थका देने वाला नहीं है। उसने बिना सोचे समझे मेरे प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। थोड़ी देर और सो जाओ, रसोई में एक डिशवॉशर है, तुम्हें बाद की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन मैंने मन ही मन सोचा कि क्या वो कुछ ज्यादा ही परफेक्ट पत्नी बन रही है, जिससे मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं मुफ्त में खाने पीने वाला कोई बेकार का इंसान हूं। तो मैं जा रहा हूं। क्या तुम चाहती हो कि काम के बाद मैं तुम्हें ले लूं? कोई जरूरत नहीं। मैं फिर से एक साथ ड्राइव नहीं करना चाहती। वापस आने पर तुम अकेले ही खा लेना, मेरा इंतजार मत करना। मेरा शेड्यूल तय नहीं है। समझ गया। मैंने तुम्हारे लिए चाबियां दरवाजे पर छोड़ दी हैं, उन्हें लेना मत भूलना। मैंने सिर हिलाया। उसे जाते हुए देखा। यह हमारी शादी का पहला दिन माना गया। इस तरह से देखा जाए तो हम रूममेट से ज्यादा अलग नहीं थे। जब तक मैं अस्पताल पहुंचा तब तक 8:30 बज चुके थे। इमरजेंसी डिपार्टमेंट आमतौर पर सुबह के समय बहुत व्यस्त नहीं होता है और सुबह के समय शायद ही कोई आया हो। मेरे लंच ब्रेक के दौरान मुझे अपनी अच्छी दोस्त जेनेवीव का एक मैसेज मिला। जूलियन, मैं अभी एक अविश्वसनीय रूप से आश्चर्यजनक सुंदर महिला से मिली। क्या बात है जेन? काम ठीक नहीं चल रहा? ये काम के बारे में नहीं है। मैं आज बाहर शूटिंग कर रही थी और एक ट्रैफिक कॉप ने मुझे डांटा। क्यों? क्या तुमने रेड लाइट जंप की थी? नहीं, वो ट्रैफिक को निर्देशित कर रही थी और मैंने हवा के लिए अपनी खिड़की नीचे की और उसने मुझे सीट बेल्ट नहीं पहनने पर पकड़ लिया। खैर, वो बस अपना काम कर रही थी। ठीक है, मानती हूँ। मुझे पता है कि ये मेरी गलती थी, लेकिन वो ट्रैफिक कॉप बेहद खूबसूरत थी। उससे लेक्चर सुनना फिर भी थोड़ा असहज लगा। मैंने अपना सीट बेल्ट क्यों नहीं पहना? उस अधिकारी की अब मेरे बारे में बहुत खराब राय बन गई होगी।
फिर जेनेवीव ने विषय बदल दिया। वैसे जूलियन, कुछ समय पहले तुमने कहा था कि तुमने फ्लैश मैरिज की है और अपनी बचपन की दोस्त से शादी कर ली है। जिस ट्रैफिक कॉप ने मुझे रोका था उसके सहकर्मी उसे कैप्टन बुला रहे थे। क्या ये कैप्टन शीर्षक देखकर मेरे चेहरे की मुस्कान तुरंत जम गई। मैंने जल्दी से वापस टेक्स्ट किया और व्यक्तिगत रूप से पूरी कहानी समझाने के लिए जेनेवीव को कोरियन बीबीक्यू खिलाने की पेशकश की। उस शाम मैं जेनेवीव के फोटोग्राफी स्टूडियो की ओर ड्राइव कर गया। जब रात के खाने का समय हुआ तो हम सीधे शहर के बीबीक्यू स्थान पर गए। तुमने मुझे इतनी जल्दबाजी में बाहर बुलाया, क्या तुम्हें कोई काम है? तुम और तुम्हारी पत्नी 10 साल से अधिक समय से एक दूसरे से नहीं मिले थे। तुम लोगों ने आवेग में आकर मैरिज सर्टिफिकेट कैसे बनवा लिया? मैंने कंधे उचकाए। माता पिता दोनों की मंजूरी थी और हम में से किसी के पास भी डेटिंग का समय नहीं है। हमारे पास कदम दर कदम आगे बढ़ने या फ्लर्टिंग का खेल खेलने का समय नहीं है, इसलिए हमने बस एक साथ रहने का फैसला किया। तो शादी से पहले तुम दोनों के मन में एक दूसरे के लिए जीरो भावनाएं थीं? क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम एक दूसरे के अनुकूल नहीं होगे? कोई भी परफेक्ट नहीं होता, लेकिन एक साथ समय बिताते हुए वो वास्तव में बहुत अच्छी है। हर दिन वो मेरे लिए घर पर गर्म खाना छोड़कर जाती है। मैंने उसे ये पूरी कहानी बताने का मौका लिया कि कैसे मैं बिना हेलमेट के अपना स्कूटर चलाते हुए पकड़ा गया था, कैसे एलारा ने मुझे पहचान लिया और जानबूझकर मुझे परेशान किया। वो आश्चर्यजनक रूप से सुंदर है, लेकिन उसकी जुबान बहुत जहरीली है। केवल तुम ही उस तीखी जुबान वाली कैप्टन को बर्दाश्त कर सकते हो। रात के खाने के बाद हम थोड़ी देर टहले। जब तक मैं घर पहुंचा आधी रात से ज्यादा समय हो चुका था। मैंने अपना फोन निकाला तो पता चला कि ये पूरी तरह से डेड है और स्विच ऑफ हो गया है। मैंने अपनी चाबियां निकाली और दरवाजा धकेलकर खोल दिया। घर में घुप अंधेरा था। पूरी आवासीय इमारत में अचानक बिजली चली गई थी। मैंने पावर बैंक खोजने की कोशिश करते हुए अंधेरे में बेडरूम की ओर अपना रास्ता टटोला। जैसे ही मैं बिस्तर के किनारे पहुंचा, कोने से सरसराहट की आवाज आई। मेरे दिल की धड़कन रुक गई। मैंने सहज रूप से एक वस्तु पकड़ी और उसे आवाज की दिशा में फेंक दिया। अचानक उड़ने वाला कोई जीव सीधा मेरी ओर लपका। मैं बेडरूम से बाहर भागा और जोर से दरवाजा बंद कर दिया। बिजली क्यों गई हुई है? तुम वहां क्या कर रहे हो? एलारा को देखकर मेरी तनी हुई नसें एक पल के लिए रिलैक्स हो गईं। बेडरूम में एक अज्ञात उड़ने वाली वस्तु है और बिजली गई हुई है। मेरा फोन बंद है, इसलिए मैं सर्किट चेक नहीं कर सका। मुझे तुम्हारे वापस आने का यहीं इंतजार करना पड़ा। क्या इसने तुम्हें डरा दिया? मुझे जाकर चेक करने दो कि कहीं ब्रेकर तो ट्रिप नहीं हो गया। बस कुछ रोशनी चमकाने में मेरी मदद करो। मैं तुम्हें ऐसा कैसे करने दे सकता हूँ? अंधेरे में मैं उसके लाल होते गालों को नहीं देख सकता था। हल्की चांदनी के सहारे मैंने उसे सिर हिलाते हुए देखा। मैंने ऊपर हाथ बढ़ाकर ब्रेकर स्विच चालू किया। पूरा घर पल भर में रोशन हो गया। मैं और एलारा सावधानी से जांच करने के लिए बेडरूम में दाखिल हुए। ऊपर देखने पर हमने तुरंत सीलिंग लैंप कवर पर उल्टा लटके हुए एक चमगादड़ को देखा। हम बस मदद के लिए किसी को क्यों नहीं बुला लेते? उस चीज में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं। खिड़की खोल दो और उस छोटे जीव को बाहर उड़ जाने दो। घर में चमगादड़ का आना गुड लक का प्रतीक है। हमें उसे चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। इसके अलावा अगर मेरे सहकर्मियों ने मुझे इस तरह की किसी बात के लिए मदद मांगते देखा तो कौन जानता है कि वे कल मुझ पर कैसे हंसेंगे। चिंता मत करो, मुझे ऐसी स्थितियों को संभालने की आदत है। मैं जाकर कुछ खाना बनाती हूँ, तुम बस कमरे को डिसइंफेक्ट कर दो। उसके यह कहने के बाद मैंने कहा, मैं पहले ही बाहर खा चुका हूँ। अपनी हाई स्कूल की दोस्त जेनेवीव के साथ कोरियन बीबीक्यू खाया था। वैसे जिस युवा महिला को तुमने आज सीट बेल्ट न पहनने के लिए रोका था वह वही थी। एलारा ने अपना सिर नीचे किया। एक पल के लिए सोचा। ठीक है, भविष्य में एक दूसरे से टकराने के कई मौके मिलेंगे। वैसे शादी करने से पहले जब तुमने अचानक कार में सर्टिफिकेट लेने की बात छेड़ी थी तो क्या तुम्हारा कारण सच में मेरे जैसा ही था? डेटिंग में समय बिताने के लिए बहुत आलसी होना? और क्या तुम्हें लगा कि मैं सालों से चुपके से तुमसे प्यार करता था? नहीं नहीं, मैंने ऐसा नहीं सोचा था। भैया, तो तुम क्या सोच रही थी? उसके द्वारा फिर से भैया कहे जाने से मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं उठा और पलक झपकते ही गेस्ट रूम की तरफ भाग गया। अगले पूरे हफ्ते मुझे नाइट शिफ्ट के लिए निर्धारित किया गया था। हर सुबह 5 या 6 बजे मैं अपने थके हुए शरीर को घसीटते हुए घर लाता, जो एलारा के काम पर जाने के लिए तैयार होने के ठीक उसी समय होता। हमारे शेड्यूल एक दूसरे से पूरी तरह से चूक जाते थे। एक ही बड़े अपार्टमेंट में रहते हुए हम शायद ही कभी एक दूसरे से टकराते थे। अधिकांश दिन हम केवल फ्रिज में छोड़े गए उसके बेंटो बॉक्स और स्टिकी नोट्स के माध्यम से ही संवाद कर पाते थे। जल्द ही शुक्रवार आ गया। आज रात भी नाइट शिफ्ट है। एलारा पब्लिक बेंच पर बैठी थी, काफी उदास लग रही थी। टोबियास उसे तुरंत समझते हुए उसे लगातार चिढ़ाने लगा। चूंकि हमारे डॉक्टर जूलियन इतने व्यस्त हैं तो तुम सीधे उनसे मिलने क्यों नहीं जाती? सुबह 5 बजे अपनी पूरी रात की शिफ्ट से थक कर मैं अस्पताल से बाहर निकला और सड़क के किनारे चुपचाप इंतजार कर रही एलारा से जा टकराया। मैंने अपनी गति तेज कर दी। तुम सिर्फ मुझे लेने के लिए पूरी रात जागती रही? मेरी ड्यूटी सड़क के पार वाले इलाके में ही थी, इसलिए मैं तुम्हें लेने के लिए यहां आ गई। मुझे कार की चाबियां दो, तुम पैसेंजर सीट पर बैठो और आराम करो। लगातार नाइट शिफ्ट्स के कारण मुझ पर थकान की लहर छा गई। कार में बैठने के कुछ ही देर बाद मैं सीट का सहारा लेकर गहरी नींद में सो गया। जब कार आसानी से हमारे पड़ोस में वापस आ गई तो मैं उनींदी हालत में बेडरूम की ओर लड़खड़ाता हुआ गया। एलारा ने मुझे हल्के से पोंछने में मदद की
और जाने से पहले काफ़ी देर तक मेरे बिस्तर के पास खड़ी रही। अगली सुबह मैंने कवर हटाया और तुरंत देखा कि बेड साइड टेबल पर एक मार्शमैलो रखा हुआ है, साथ में एक नाजुक स्ट्रॉबेरी केक भी है। एलारा दरवाजे के चौखट के सहारे झुकी हुई थी। एक डेजर्ट की दुकान के पास से गुजरी और इसे खरीद लिया। कल जब तुम सो रहे थे तो तुम लगातार मार्शमैलो के बारे में बड़बड़ा रहे थे, इसलिए मैंने इसे तुम्हारे लिए खरीद लिया। एकदम सही समय। भैया तुम्हें एक निवाला खिलाएंगे। मैंने मजाक किया। उसने आलस से अंगड़ाई ली, मुस्कुराते हुए। ये छुट्टी का एक दुर्लभ दिन है। कैप्टन एलारा ने अपनी यात्रा के लिए क्या योजना बनाई है? चलो शॉपिंग करने चलते हैं। मैं घर के लिए कुछ चीजें खरीदना चाहती हूँ, लेकिन मुझे जिसकी उम्मीद नहीं थी वो ये था कि घर के लिए चीजें खरीदने के बजाय उसने पूरा समय पागलों की तरह सिर्फ मेरे लिए चीजें खरीदने में बिता दिया। रोजमर्रा की जैकेट से लेकर कैजुअल जूतों तक उसने शॉपिंग बैग से 7-8 बैग भरकर कपड़े खरीद लिए। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं हंसूं या रोऊं। मुझे लगा था तुमने कहा था कि मैं तुम्हारे साथ शॉपिंग करने आया हूं। तुम सिर्फ मेरे लिए कपड़े क्यों खरीद रही हो? जिस दिन तुम रहने आए थे तुम्हारे कपड़े पूरे फर्श पर बिखर गए थे। मैंने देखा कि तुम्हारे पास बहुत कपड़े नहीं थे, इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हारे रोजमर्रा के जीवन को और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए स्टॉक कर लूं। एक लग्जरी लेदर गुड स्टोर से गुजरते हुए ये सोचते हुए कि उसने इन पिछले दिनों मेरी कितनी बारीकी से देखभाल की थी, मैंने बदले में एक उपहार चुनने का फैसला किया। मैंने प्यास लगने का बहाना बनाकर उसे ड्रिंक्स खरीदने के लिए भेज दिया, जबकि मैं एक्सेसरी चुनने के लिए स्टोर में ही रुक गया। अंततः मैंने एक सादा बहुमुखी काली लेदर की बेल्ट चुनी। आखिरकार वो ड्यूटी पर रहते हुए सच में गहने नहीं पहन सकती थी। जल्द ही एलारा वापस आ गई। मैंने लपेटा हुआ गिफ्ट अपनी पीठ के पीछे छिपा लिया। रात के खाने के बाद मैंने पहल करते हुए उसे अपने कमरे में आमंत्रित किया। तुम्हारे लिए एक रिटर्न गिफ्ट। एलारा ने डिब्बा खोला। उसकी उंगलियां धीरे से महिलाओं की लेदर बेल्ट पर फेर रही थीं। तो पहले जब तुमने जानबूझकर मुझे मिल्क टी खरीदने के लिए भेजा था तो तुम छिपकर इसे चुनने के लिए स्टोर में चले गए थे। मुझे लगा कि तुम अक्सर ड्यूटी पर बेल्ट पहनते हो। यह एक्सेसरी व्यावहारिक है, इसलिए तुम वास्तव में इसका उपयोग कर सकती हो। एलारा ने बेल्ट उठाई, उसे अपनी कमर से नापते हुए। जूलियन, क्या तुम्हें अपने पार्टनर को बेल्ट गिफ्ट करने का छिपा हुआ अर्थ पता है? यह सिर्फ व्यावहारिकता के लिए है। क्या इसके बारे में कोई नियम है? एक बेल्ट दिल को लॉक करने और खुद को एक साथ बांधने का प्रतिनिधित्व करती है। मुझे सच में उस छिपे हुए अर्थ के बारे में नहीं पता था। यह पूरी तरह से एक साधारण उपहार है। इसके पीछे कोई और इरादा नहीं है। एलारा ने एक हल्की हंसी हंसी, बस मजाक कर रही थी। मुझे यह गिफ्ट बहुत पसंद आया। हमने पूरे दिन शॉपिंग की और तुम थक गए हो। जल्दी सो जाओ, मुझे अभी ड्यूटी पर जाना है। मैं पहले निकलती हूँ। उसके मुड़ने और चले जाने के बाद मैं बिस्तर पर पीठ के बल सीधा लेट गया। मेरे दिमाग में उथल पुथल मची हुई थी। भले ही मैंने उसे हमेशा अपनी गोल मटोल छोटी बहन के रूप में देखा था, लेकिन दिन ब दिन उसके साथ समय बिताना और इतने करीब संपर्क में रहने से मेरे दिल की धड़कनें हमेशा बेकाबू हो जाती थीं। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं वास्तव में अपनी बचपन की दोस्त के लिए अलग भावनाएं विकसित कर रहा था जो दिन रात मेरे साथ थीं? इसी तरह मैं आधी रात तक करवटें बदलता रहा। अचानक अस्पताल के इमरजेंसी ग्रुप चैट में एक इमरजेंसी नोटिफिकेशन पॉपअप हुआ। उपनगरीय राजमार्ग पर कई कारों की एक बड़ी टक्कर हो गई थी। बड़ी संख्या में गंभीर रूप से घायल मरीज आ रहे थे और ड्यूटी पर मौजूद चिकित्सा कर्मचारियों की भारी कमी थी।